हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो मगध का उत्कर्ष है उसको अच्छे से पढ़ाया। थोड़ा बहुत ये भी बताने का प्रयास किया कि जो भी अन्य वंश आए हैं मगध के अंदर वो भी अपने आप में सभी जितने भी वंश थे, जैसे कौन कौन वंश थे आप बताओ। हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, नंद वंश थे, मौर्य वंश थे। ये सभी वंश को हमने पिछले वीडियो में डिटेल्स में जाकर के देख लिया। आप मेरा पिछले 2 वीडियो मगध पे लगभग 2 घंटा का दे रखे हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बारे में एक ठीक-ठाक जानकारी मिल जाएगी, जो अपने आप में मतलब एकदम अपने आप में बहुत ज़्यादा कह लो कि इनफ है, ठीक है? और मेरे पिछले वाले वीडियो आप जाके देख लो, इससे ज़्यादा ये सब वंश से क्वेश्चन आएँगे ही नहीं, जो भी बताए हैं, बहुत सारा चीज़ आपको फैक्ट में भी बताए हैं, कुछ कहानियाँ हैं तो थोड़ा डिटेल्स में भी जाके आपको बताए हैं। और हम एक चीज़ देखिए कि जो हमारा मगध वाला क्षेत्र था, वो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अन्य महाजनपद की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। क्योंकि जो क्षेत्र था मगध वाला वो कहीं न कहीं पहाड़ से घिरा हुआ था राजगृह। पाटलिपुत्र देख लो तो वो नदी से घिरा हुआ था। ये सब कारण से जो मगध वाला क्षेत्र है, वो अन्य महाजनपद की तुलना में काफ़ी सेफ हुआ करता था। यहाँ का राजा बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ फ़ील करते थे और पहाड़, नदी राजा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था। इसलिए जो राजा हैं अपने दुश्मन से बार-बार बच जाते थे और अटैक नहीं कर पाता था दुश्मन इन पे डायरेक्टली, ठीक है? इस वजह से वो काफ़ी ग्रो कर गए। दूसरा चीज़ क्या था बाबू कि संसाधन इतना ज़्यादा था मगध के अंदर कि पैसे की कोई कमी ही नहीं थी। बिज़नेस व्यापार करके भी राजा अच्छा खासा अर्निंग्स कर लेते थे। दूसरा जनता भी उनको एक ठीक-ठाक टैक्स देती थी क्योंकि अधिकांश वहाँ व्यापारी ही रहते थे। खेती से भी काफ़ी पैसा आता था मगध क्षेत्र के अंदर। यहाँ तक सब कुछ आपको डिटेल्स में जाके समझाए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है मगध के अंदर कि जितने भी वंश हैं जैसे कि हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ये सभी में महान प्रतापी शूरवीर शासक एक-एक वंश में देखने को मिले हैं। हर एक वंश में एक ना एक महान शासक देखने को मिल गए हैं। इसलिए मगध का जो झंडा है, वो अन्य महाजनपद के तुलना में सबसे आगे रहा है, सबसे टॉप स्थान पे रहा है, यदि हम तुलना कर दें तो, ठीक है? और जब आप कल कल जो वीडियो पढ़ाए थे, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ठीक-ठाक समझ में आया होगा कि जो घनानंद है, उनकी घनानंद ने किस प्रकार से चाणक्य पंडित की बेइज्जती करती है भरी दरबार में। उनको घसीट के बाहर निकाल दिया जाता है ना? और चाणक्य पंडित ने कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। चाणक्य पंडित का ही बाबू नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, इनका 3 नाम है और ये बहुत बड़े विद्वान रहते हैं संस्कृत के। और जो इनके बताए हुए रास्ता पे चलता है तो कहा जाता है कि जीवन में ये बहुत बहुत ही तेज चतुर मानव थे और इनके बताया हुआ रणनीति को जो अपनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन में सफल ही हो जाएगा। और चाणक्य पंडित ने कसम खाया था, घनानंद तुम हमको यदि दरबार से धकेल के बाहर निकाले हो तो आने वाले जीवन में हम तुमसे बदला तो ले ही लेंगे। और इसी बदले के आग में उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। शुरू-शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन अलग-अलग विद्वान आके बताए हैं कि ये भैंस चराने, गाय चराने वाला रहा है। तो वैसा बच्चा को ये तैयार करते हैं और मगध साम्राज्य पे एक महान मौर्य साम्राज्य को एस्टेब्लिश कराने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है? और चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हम आगे पढ़ेंगे। एक-एक चीज़ करके अच्छे से देखेंगे अभी वीडियो में। सिकंदर की भी एंट्री होती है भारत में और सिकंदर की जब एंट्री होती है तो उस वक़्त राजा कौन रहते हैं? घनानंद रहते हैं। और फिर क्या कहानी होती है, नहीं होती है, एक-एक चीज़ ये हम ईरानी और यूनानी आक्रमण के जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें एक-एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। चलिए थोड़ा-सा हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जब हमने पूर्व वैदिक काल देखा था, आप याद करो उत्तर वैदिक काल को भी जब हमने पढ़ा था, तो जब उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हो रहा था, तो उसके बाद भारत में राजनीतिक व्यवस्था उतना ज़्यादा ठीक नहीं था। लगभग 16 महाजनपद थे और लगभग सभी महाजनपद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे बाबू? जितना भी 16 महाजनपद थे, सब में एक ही रेस लगा हुआ था कि हम टॉप पोज़ीशन पे पहुँचे, तो हम टॉप पोज़ीशन पे पहुँचे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपने साम्राज्य में मिला लें, अपने महाजनपद में मिला लें। सबका एक ही सोच था, एक ही विचारधारा था और सब लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहे थे आपस में, जगह जीतने के चक्कर में, ठीक है? और इसी महाजन पद जो आपस में एक होड़ बना हुआ था, फर्स्ट पोजीशन पे आना है, टॉप पे आना है, तो इसी क्रम में मगध जो क्षेत्र है वह सबसे आगे आता है निकल के
और मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र होता है वह मुख्य रूप से बिहार वाला जो क्षेत्र है, आप पूरे भारत का मैप देखोगे तो उसमें बिहार का जो क्षेत्र है उसी में मगध का जो साम्राज्य है वो लगभग अधिकांश भाग बिहार वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। और यह बढ़ते-बढ़ते बिहार के आस-पास के जितने भी क्षेत्र थे उस पे कब्जा कर लेता है। और ठीक उसी वक़्त भारत के उत्तर-पश्चिम भारत में, मतलब उत्तर-पश्चिम वाला क्षेत्र चले जाओगे ना, भारत में एक उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत वाला क्षेत्र रहता है, वहाँ अशांति छाई हुई होती है, मतलब लड़ाइयाँ काफ़ी चल रही होती है, क्योंकि उत्तर-पश्चिम में कई अलग-अलग छोटे-छोटे वंश उभर के आ जाते हैं भारत के। जब हमारा मगध आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी वक़्त उत्तर-पश्चिम भारत में छोटे-छोटे वंश देखने को मिलती है और सभी आपस में मार-काट करती है, लड़ाइयाँ करती है और आगे बढ़ने का सबके मन में एक अलग लेवल का हुड़ मचा हुआ होता है। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए बाबू, तो उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में एक व्यवस्थित शासक नहीं था, ठीक है? व्यवस्थित जो एक होना चाहिए ढंग का शासक, वो नहीं था। छोटे-छोटे सब अपने आप को राजा ही समझने लगे और सब आपस में लड़ाई करने लगे। कुछ चंद सेना का टुकड़िया नहीं हो जाता था तो एक-दूसरे पे आक्रमण करते थे। तो काफ़ी लड़ाइयाँ डेली होती थी वहाँ। और समझ लो कि उत्तर-पश्चिम जो भारत था उस वक़्त का, जब हमारा मगध उभर रहा था, उस वक़्त का उत्तर-पश्चिम भारत में एक बहुत बढ़िया, जानते हो क्या होता है? एक बहुत मजबूत शासक का अभाव तो चल ही रहा था वहाँ। और छोटे-छोटे राजा जो है आपस में क्या कर रहे थे बाबू, शासन क्षेत्र को पाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है? और समझ लो कि वो अपना जो शासन क्षेत्र है वहाँ अच्छे से चला भी नहीं पा रहे थे। कोई एक लोग रहे तब ना सब अपना दिमाग लगाने लगता था। सब अपने आप को राजा ही समझने लगता था उत्तर-पश्चिम भारत में, ठीक है? तो ठीक से कोई एक राजा था ही नहीं। इसी कारण से उत्तर-पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे अशांति कंप्लीट रूप से छा गई थी। और अशांति छाने के कारण विदेशी आक्रमणकारी के पास एक बेजोर मौका होता है। क्या होता है बाबू? एक बहुत बढ़िया मौका होता है कि अब जब यहाँ सब छोटे-छोटे राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम ही बीच में कूद करके सबको खत्म कर दें। तो इसी मौका का फ़ायदा पूरा एकदम बढ़िया से उठा लेता है। जानते हो? ये जो उत्तर-पश्चिम भारत में यूनानी जो क्षेत्र पड़ता था, वहाँ से गजब का आक्रमण होता है। और एकमात्र जो आपका उत्तर-पश्चिम भारत का जो हिस्सा रहता है, मतलब समझ लो कि विदेशी आक्रमण के कारण ये एकदम चौपट ही हो जाता है, ठीक है? और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, वो क्योंकि इधर से स्थलीय मार्ग जुड़ा हुआ है, उत्तर-पश्चिम वाला जो सीमा प्रांत जाओगे ना, इधर से इधर ईरान है, यूनानी है, ये सब यूनान है, ईरान है, ये सब कंट्री पड़ता है। उत्तर-पश्चिम भारत का जब आप भारत का मैप लेके हमेशा पढ़ा करो, हम हमेशा समझाते हैं कि बिना मैप का नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो अभी हम ये ऑडियो वीडियो को शूट कर रहे हैं तो हर कुछ आपको दिखा नहीं पाते, मेरे पास टाइम का अभाव रहता है, ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर पाते हैं। आप कुछ नहीं करो, मेरा सीसी को ऑन करो और जो भी लिखा था उसको आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपको भी एक ठीक-ठाक कॉन्सेप्ट हमारे ऑडियो के ही माध्यम से समझ में आ जाएगा। हो सके तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो लॉन्ग टाइम तक उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। और नहीं बनाओगे तो हमारे वीडियो को ही कम से कम 2-3 बार सुन लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो उत्तर-पश्चिम जो भारत वाला बाबू सीमा है, वो सीमा को लांघ करके विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। और सीमा को लांघना कोई बड़ा बात नहीं था, कोई समुद्र ऑब्स्टिकल नहीं था, ना कुछ था। स्थलीय मार्ग, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ था, ठीक है? मतलब जो विदेशी पैदल सेना भी है ना, वो भी अच्छे से प्रवेश कर सकते थे। क्योंकि समझ लो कि जो एक चीज़ समझो कि पैदल अगर प्रवेश करेंगे ना, तो होगा क्या कि जो भारत का सीमा क्षेत्र है, वहाँ ऊँची-ऊँची पहाड़ी पर था। मतलब उत्तर-पश्चिम की तरफ जाओगे तो हमारा पूरा ऊँचा-ऊँचा पहाड़ से एकदम ढका हुआ था। किसी से ढका हुआ था? ऊँचा-ऊँचा पहाड़ से ढका हुआ था। कि कौन-सा क्षेत्र? आपका भारत में लगभग जो अधिकांश सीमा क्षेत्र है, वह ऊँची-ऊँची पहाड़ियों से ढका हुआ था और बहुत सारा क्षेत्र समुद्र के मार्ग से ढका हुआ था। तो विदेशी इन सभी जो कठिन मार्ग हैं, यहाँ को लांघ नहीं सकता था, ठीक है ना? इनको लांघ सकने के लिए उनको ये सब जो क्षेत्र है उसको लांघने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए था। समुद्र से आएगा तो उसको सबसे पहले समुद्र का एक ठीक-ठाक रास्ता मैप होना चाहिए था। पहाड़ को लांघने के लिए घोड़ा में बहुत ज़्यादा ताकत होना चाहिए, है ना? और जब उसके पास पैसे की कमी अगर मान लो नहीं है, राजा के पास अगर पैसे की कमी नहीं हो,
है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों को 2 तरह के आक्रमण देखने को मिले। जैसे कि ईरानी आक्रमण भी देखने को मिले हैं और दूसरा यूनान से भी आक्रमण देखने को मिले हैं। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए एकदम डिटेल्स में जाकर के कि ये दोनों जो आक्रमण हमको देखने को मिले हैं ना, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे, जैसे ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना होता है, उससे पहले आक्रमण हो जाती है, बाद में मौर्य साम्राज्य की क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है, ठीक है? और मौर्य साम्राज्य के समय पहले ईरानी आक्रमण फिर यूनानी आक्रमण दोनों होता है। मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने से पहले भारत में मगध का उत्कर्ष जो था ना, मगध का जो उत्कर्ष था कंप्लीट रूप से, वो दिख रहा था कि मगध किस प्रकार से बाबू काफी आगे बढ़ रहा है। अन्य महाजनपद को हरा करके मगध किस तरह से टॉप पर पहुंच गया है। और मगध जब कंप्लीट रूप से फल फूल रहा था, तो उसी वक्त पश्चिमी उत्तर भारत में यूनानी और ईरानी आक्रमण होती है। जब हमारा ये चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड नहीं किए थे, उससे पहले का कहानी बता रहे हैं, मतलब घनानंद के समय का। और घनानंद के समय ही आपका यूनानी आक्रमण भी हो जाता है और आपका ईरानी आक्रमण भी हो जाता है भारत पे, ठीक ना। ईरान में एक वंश था जिसका नाम था हकमनी वंश। खैर एक चीज आप डिटेल्स में समझ लो कि जो आपका उत्तर पश्चिम वाला सीमा था ना, वहां पे किसी भी तरह का ना वो ऑब्स्टिकल नहीं था, मतलब ना पहाड़ था ना समुद्र था ना कुछ था। आराम से पैदल सेना भी पार कर सकती थी वो रेंज को। और जो हमारे आक्रमणकारी होते थे उनको खर्चा कम लगता था, वो घोड़ा हाथी सहित लेकर के घुस जाते थे। और जब ऊंचा ऊंचा पहाड़ को लांग करके भारत में आना पड़ता था, तो घोड़ा हाथी सहित नहीं चढ़ पाता था पहाड़ पे, तो काफी कष्ट दिक्कतें आती थी और खर्च भी बहुत हो जाते थे। और बहुत सारा घोड़ा हाथी असमर्थ हो जाता था चढ़ने का, क्योंकि उन लोगों का शरीर भी भारी होता है। कई बारी सेना भी थक जाती थी पहाड़ को लांघने में, और उन लोगों को डर बना रहता था कि चलिए फान तो गए पहाड़, लेकिन फिर अगर हम पे ही आक्रमण होगा तो भाग कैसे पाएंगे। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे ना पहाड़ था और ना ही क्या था, समुद्र था। तो सेना को पार करने में काफी तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से ये पार कर गए, कोई कठिनाई नहीं आती है उत्तर पश्चिम वाला रीजन में। तो इस प्रकार से 2 आक्रमण फटाफट हुआ, पहला ईरानी आक्रमण और जस्ट कुछ महीने के बाद यूनानी आक्रमण। और कहा जाता है कि उस वक्त जो राजा थे वो घनानंद ही थे, और जब बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो यह लड़ाई अब घनानंद के साथ ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी लिपट जाती है। अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स एकदम आपके लिए 24/7 है, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ईरान में बाबू एक वंश था जिसका नाम था हखमनी वंश। और ये जो हखमनी वंश भारत पे सबसे, मतलब कह लो कि जो हकमनी वंश था ना, भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था। क्या किया था? सबसे पहले आक्रमण किया। और हकमनी वंश जो ईरान में स्थित था, मतलब कह लो स्थापित था, स्टेब्लिश था, उसकी स्थापना साइरस द्वितीय ने करी थी। किसने करी थी? साइरस द्वितीय ने। कौन सा वंश की स्थापना करी थी? हकमनी वंश की स्थापना करी थी। किसने करी थी? साइरस द्वितीय ने करी थी। ये साइरस द्वितीय जो थे वो हकमनी वंश का स्थापना कहाँ किया था? तो ईरान में किया था। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। और यही साइरस द्वितीय जो था, मतलब कह लो कि ये राजा भी था। और लगभग 558, मतलब 558 बीसी, 558 बीसी से लेकर के 529 बीसी तक वह राज करता ही रहा। कौन? साइरस द्वितीय। कौन राज करता रहा? हकमनी वंश पे साइरस द्वितीय राज करता रहा। कब से कब तक बाबू? 558 बीसी से लेकर के 529 बीसी तक। और वह कंटिन्यूअसली राज करता ही रहा। और किस पे राज करता रहा? ईरान के क्षेत्र पे राज करता रहा। और जो ईरान वाला क्षेत्र था, उसने अपना प्रभाव भारत की क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास कर लिया। बोला कि भाई ये ईरान में रह रह के मेरा पेट भरने वाला है नहीं, कोई बहुत बड़ा जगह ईरान है नहीं, और हमको लगता है कि भारत की तरफ बढ़ेंगे तो शायद ये सोने की चिड़िया का सोना तो कम से कम लूट के ले आएंगे। ये इसका मानसा मन बना लिया। और उसे लगता था कि भारत में जो पश्चिम उत्तर वाला जो कह लो सीमा वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला, वहाँ कोई मजबूत शासक तो है ही नहीं। तो मजबूत जब वहाँ है ही नहीं, जब कोई वहाँ पे शासक है ही नहीं, कोई जब शासक आपस में सब छोटा छोटा शासक लड़ाई ही कर रहे हैं,
तो ये बहुत बेजोर अवसर है कि क्यों ना हम ही बीच में घुस के आक्रमण बोल दें। अगर हम एक साइरस द्वितीय नाम का राजा है जो हकमनी वंश का संस्थापक है, जो ईरान से बिलोंग करते हैं, क्यों ना साइरस द्वितीय आक्रमण कर दे घुस करके उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र पर। जो भी अन्य राजा हैं वो तुरंत इनके सामने घुटना टेक देंगे। साइरस द्वितीय तो काफी मजबूत था उन लोगों की तुलना में, बट वह सफल नहीं रहा। ठीक है, आक्रमण तो किया लेकिन साइरस द्वितीय क्या रहा बाबू, सफल नहीं रहा। जो भी राजाएं थे भारत के वो इनको धक्का मार के भगा देते हैं। और भारत वाला क्षेत्र में अगर कोई पहला विदेशी आक्रमण कह लो कि पूर्ण रूप से सफल रहा है तो उसका नाम डेरियस प्रथम है। ठीक है, ये साइरस जो है ये भारत में तो घुसना चाहा लेकिन इसको तुरंत धक्का मार के क्या किया, हम लोगों का जो रीजन में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजा था इसको धक्का मार के तुरंत भगा दिया। मतलब पूर्ण रूप से ये सफल नहीं रह पाया। ये सपना तो देख लिया आईएएस बनने का, लेकिन ये आईएएस नहीं बन पाया। समझ रहे हो ना? मतलब समझ लो कि जब साइरस द्वितीय का सपना टूटा होगा भारत को जीतने का, तो इसको कितना बुरा लगा होगा। इसका मानसा था कि हम उत्तर पश्चिम सीमा को नांग करके पूरा भारत पे कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उस वक्त साइरस द्वितीय को धक्का मार के भारत से भगा दिया गया। और यदि हम विदेशी आक्रमण का ही बात करते हैं तो विदेशी पूर्ण रूप से जो सफल रहे थे उनका एक बहुत बड़ा नाम डेरियस प्रथम है। और वो इतिहास के पन्ने पे आज भी लिखा हुआ है कि डेरियस प्रथम जो ऐसे व्यक्ति हैं वो भारत में कब्जा करने में थोड़ा सा सफल भी रहे थे। अन्य बहुत सारे राजाओं को हराए थे डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम भारत में लगभग 1516, जो आपका कह लो कि एडी का 1516 एडी नहीं, 1516 बीसी, 1516 बीसी का जो आक्रमण रहा है वो आपका कह लो कि भारत के गांधार वाला जो क्षेत्र है ना उसको ये कंप्लीट रूप से क्या किया था, जीत लिया था। और उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन? डेरियस प्रथम। क्योंकि भारत में ही गांधार क्षेत्र एकदम बॉर्डर पे ही पड़ता है। और वो जो गांधार वाला क्षेत्र है उसको अच्छे से जीत लिया। कौन? डेरियस प्रथम। और उसको अपने में मिला लेता है और उस पे खुद वह अपना शासन को एस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, अपना नियंत्रण को स्थापित कर देता है। और डेरियस प्रथम भी हकमनी वंश का एक प्रमुख शासक था। कहाँ का बहुत प्रमुख शासक था? हकमनी वंश का। और एक चीज समझ लो कि जैसे ही ईरान भारत के पश्चिम उत्तर भाग को जीत लेता है ना, इस भाग को उसने अपना 20वां प्रांत बना लिया। क्या बना लिया? प्रांत। मतलब जैसे ही यह उत्तर पश्चिम भारत को जीत लेता है। कौन? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम भी कहाँ से बिलोंग करता था? हकमनी वंश से बिलोंग करता था। अच्छा, साइरस द्वितीय ये भी हकमनी वंश से था, लेकिन साइरस द्वितीय को सफलता हाथ नहीं लगता है। उसका आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है डेरियस प्रथम, उसको सफलता हाथ लग जाता है। और डेरियस प्रथम को जैसे ही सफलता हाथ लगता है तो वह भारत में जो उत्तर पश्चिम के सीमा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था उसको वह अपना 20वां प्रांत घोषित कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि हकमनी वंश के पास कुल मिलाकर 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे बाबू? 23। 20वां प्रांत जो था वो भारत के पश्चिम उत्तर वाला भाग में पड़ता था। एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के अच्छे से याद रखना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये सब थोड़ा सा हिस्ट्री जो है इसमें कंफ्यूज बच्चे कर जाते हैं कि भाई ये डेरियस प्रथम, ये साइरस कौन है, ये सब के बारे में उनको कुछ कहानी पता ही नहीं रहता है। तो डेरियस प्रथम ने भारत पे आक्रमण तो किया था और भारत पे जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र वाला जो प्रांत था उसको उन्होंने 20वां प्रांत के रूप में देखा। और कुल मिलाकर उनके पास 23 प्रांत थे, जिसमें कि 20वां प्रांत कहाँ पे था? भारत के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र पे। और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र पे कौन सा जगह पड़ता था? गांधार वाला क्षेत्र। ये सब चीज याद रखो कि गांधार वाला जो क्षेत्र है, ये गांधार एक कला शैली था ना जिसमें कि बहुत सारी मूर्तियां, गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी यही गांधार कला शैली से। ठीक है, तो ये गांधार नाम को कभी आप भूलना मत। और इसी पे वो अपना कब्जा जमा लिया, 20वां प्रांत के रूप में इसको देखने लगा और वो अपना शासन को क्या करा, डेरियस ने एस्टेब्लिश कर दिया। और एक चीज समझ लो कि जो आपका यहाँ पे कह लो कि जो पश्चिम उत्तर वाला जो भाग है जिसपे डेरियस प्रथम को भारी अमाउंट में मुद्रा भी प्राप्त हुआ था, बहुत ज्यादा उनको वहां से पैसे भी मिले थे, जीत लिए थे। अर्थात धन की प्राप्ति होने के बाद तो और मजबूत हो जाएगा। और जिस भारतीय भाग को
डेरियस ने जीता था, है ना, उस भाग में डेरियस को 360 कह लो कि टैलेंट होता है, एक स्वर्ण जो सोना होता है ना उसको मेजर करने के लिए टैलेंट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो डेरियस गांधार वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र वाला जो प्रांत है भारत का, वो जीत लिया था। तो डेरियस को ना 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं की प्राप्ति हुई थी। 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं की प्राप्ति हुई थी, जो अपने आप में अगर पैसे के तौर पे वैल्यू देखो तो करोड़ों की संपत्ति थी। ठीक है, 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं की प्राप्ति हुई थी। और इस प्रकार से हखमनी वंश के जितने भी कह लो कि भाई साहब, हकमनी वंश इस वजह से बहुत पैसा से मजबूत हो गया। और अन्य शासक जो भी थे, जो अपना प्रभाव भारत पर बनाने का प्रयास किए हुए थे, बट यह प्रयास लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि हखमनी वंश का पतन जो है वह ऑलरेडी ईरान में हो चुका था। तो भला एक चीज समझ लो कि इसका प्रभाव भारत में कैसे चला। जैसे आपको हम थोड़ा तोड़ के बताते हैं, भारत में ईरानी का जो प्रभाव है वह खत्म हो गया। क्या हो गया? ईरानी आक्रमण का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि जो डेरियस प्रथम है उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आते हैं उनका कोई मतलब बड़ा नाम रहता ही नहीं है, जो भारत भारत में वो अपना सत्ता को एस्टेब्लिश करें। वो धन वगैरह को तो लूट लिए, लगभग 360 टैलेंट स्वर्ण को तो जीत लिए, लेकिन समझ लो कि वो जो 360 टैलेंट स्वर्ण है ना, ये सब खा पी करके वो खत्म कर दिए। मतलब उससे कोई बड़ा मतलब कुछ वैसा अपने नेक्स्ट जनरेशन को बुद्धि नहीं सिखाए, जो कि उस पैसे से सैनिक रख के और सैनिक से आक्रमण करा के पूरे भारत पे राज करवा सकता था। तो धीरे धीरे ईरान वाले क्षेत्र में क्या हुआ, क्योंकि एक चीज याद रखो कि जब आप अपने जीवन में दो गोल बना लोगे ना, कि भाई हमको बैंकिंग का भी तैयारी करना है, आईएएस भी बनना है, थोड़ा सा आपका कोई गोल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि दो दो रास्ता को एक ही समय एक ही साथ दौड़ना चाहोगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। हो तो जाएगा ही, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। तो डेरियस के साथ भी बाबू यही कहानी था, जानते हो, वो 23 प्रांत पे अपना कब्जा जमाया हुआ था, और किसी एक प्रांत पे वो एकदम डेडिकेटेड रूप से शासन नहीं करता था। कभी घोड़ा से इधर भागता था, कभी घोड़ा से उधर भागता था, कभी प्रांत नंबर 5 को देखता था, कभी प्रांत नंबर 10 को देखता था। तो इस प्रकार से जो हखमनी वंश था उसका पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि व्यक्ति एक प्रांत तेईस और वो 23 पे वैसा मतलब सुरक्षा लगाया हुआ भी नहीं था, क्योंकि भाई 23 को हाथी पाल लेने से नहीं होता है ना, 23 को हाथी पालने से उसको चारा खिलाने का क्षमता होना चाहिए। तो इसके साथ ऐसा ही हुआ, तो जगह जीत लिया, लेकिन 23 को एकदम आवारा की तरह छोड़ देता था बहुत दिन दिन तक, और काफी दिन दिन पे जाके देखता था। तो इस प्रकार से वहाँ का जो ईरान वाला क्षेत्र है वहां पर भी पतन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही पतन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके उनका 23 प्रांत पे पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और पतन सिर्फ उधर ईरान वाला क्षेत्र में नहीं, भारत के गांधार वाला क्षेत्र में भी इनका पतन होना स्टार्ट हुआ। ठीक, भारत में भी पतन का पूरा प्रभाव दिखने लगा, और भारत में जो ईरानी का प्रभाव था वो खत्म हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। क्योंकि जो शुरू में ईरानी जो थे डेरियस, उनका खून कितना गर्म था वो शुरू शुरू में दिखा, लेकिन खून को बर्फ जमते भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो 23 जो अलग अलग प्रांत है उसको एक साथ नहीं देखने के, मतलब 23 को एक साथ कैसे ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए बाबू, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिए, जब प्रभाव खत्म हो गया, आप देखते हैं ईरान का जो भारत पे कह लो कि जो ईरान था ना, वो मतलब क्योंकि उसका तो प्रभाव घट गया था, और ईरान की जो कला, मतलब जैसे ही ईरान हमारे भारत पे आया था, तो कोई भी कहीं जाएगा ना बाबू तो वो अपना कल्चर को छोड़ ही देगा। क्योंकि जब डेरियस प्रथम भारत पे गांधार वाले क्षेत्र को जीत के वहां पे काफी दिन शासन किए, तो उन्होंने वो बहुत सारा चीज वहां पे छोड़ दिया था। अब जो ईरान है वहाँ का जो कला संस्कृति है वह भारत में आ गई, क्योंकि ये स्वाभाविक ये बात है कि भाई अगर आप हिंदी बोलते हो
और आप मराठी के साथ रहने लगोगे मुंबई में जाकर के, तो एक चीज़ होगा कि आप उसको अपना हिंदी भी बोलने सिखा दोगे और उसका मराठी बोलने के लिए आप भी सीख लोगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था ईरानी के साथ कि ईरानी भारत में तो आए, भारत का कल्चर तो सीख करके ईरान भी ले गए और बहुत सारा अपना कला संस्कृति को भारत में भी छोड़ दिए। क्योंकि वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ बहुत सारा सैनिक भी भारत में आया था और जब उनका सैनिक भारत में आया तो बहुत जने लोग शादी-वादी करके यहीं बस गए थे। तो कल्चर जो होता है बाबू, कल्चर आदान-प्रदान होता ही है। जैसे कि अगर हम किसी इंग्लिश बोलने वाला के साथ रहेंगे तो हमको इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा, है ना? संगत से ही गुण आता है, अपना कल्चर उसको दे देंगे और उसका कल्चर हम एडॉप्ट कर लेंगे। वही चीज़ है कि ईरानी जो है भारत में अपना कल्चर को छोड़ दिया और बहुत सारा चीज़ को उठा करके ईरान अपने कंट्री ले गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अपना कल्चर को भारत में छोड़ दिया और बहुत सारा संस्कृति भारत से भी क्या किया, उठा के ले गया। ईरान में एक आरामाइक लिपि है और ये जो आरामाइक लिपि बहुत पॉपुलर है। भारत में आज़माने से खारोष्ठी लिपि की जन्म हो गई। जो आरामाइक लिपि है ना, इसी लिपि को भारत में आज़माया गया तो खारोष्ठी एक नया लिपि की जन्म हो जाती है। ठीक ना? आरामाइक लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का क्या होती है बाबू? जन्म होती है। और ये आरामाइक लिपि आई कहाँ से थी? तो ईरान वाले क्षेत्र से आरामाइक लिपि भारत आई थी और जब आरामाइक लिपि भारत आई थी तो इसी आरामाइक लिपि से खरोष्ठी लिपि का क्या हो जाती है? जन्म हो जाती है। और इससे पहले भारत में ब्राह्मणी लिपि थी। कैसी लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि थी। सब जाकर के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो। और ब्राह्मणी लिपि चल रही थी और आरामाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मणी लिपि, इन तीनों ही लिपि का वर्णन अशोक के जो शिलालेख है ना उसमें किया गया है। अगर आपको तीनों लिपि के बारे में डिटेल से जानना है तो आप अशोक के शिलालेख को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, तो आपको तीनों ही लिपि के बारे में ठीक से जानकारी मिल जाएगी। और अशोक के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि की जो जानकारी है वो ईरान से आई है, इस चीज़ के बारे में हमको साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भारत में खरोष्ठी लिपि की जो जानकारी मिलती है, वह इसकी खरोष्ठी लिपि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईरान वाला क्षेत्र में हुआ था और वहीं से उठ कर के ये भारत आई, ठीक है? और एक चीज़ समझ लो कि जो भी भारत में कला संस्कृति जो भी था, जैसे बहुत सारा चीज़ ईरान से उठ के आया था, है ना? ईरान का ही देन था बहुत सारा कला संस्कृति। ईरान कला संस्कृति जो है, जैसे कि आपका संवत था, कैलेंडर वगैरह में शक संवत, विक्रम संवत ये सब होता है ना, तो संवत ये सब बहुत सारा चीज़ उठ-उठ के आया है। और एक चीज़ समझ लो कि एक आयरन पिलर का नाम सुने हो? स्तंभ। तो जो ईरानी लोग थे वह स्तंभ में बहुत सारा चीज़ को लिखते थे। क्या करते थे? क्योंकि स्तंभ मतलब जो आयरन पिलर होता है, अगर उसमें कोई चीज़ लिख दोगे तो आपका कई जनरेशन तक देख लेगा। क्योंकि होता क्या है कि आयरन पिलर में यदि आप कोई चीज़ खोद-खोद के लिखोगे तो वो तो पेज की तरह फटेगा नहीं और धूप पानी से भी खराब नहीं होगा। लिखा हुआ चीज़ जो होता है, किसी ठोस चीज़ पे, लोहा पे, वो काफ़ी दिन तक, हज़ारों, 5,000 10,000 साल तक उसको लोग पढ़ सकते हैं। आप ही कभी-कभी पैर में जाके नहीं देखते हो, लड़के लोग दिल बना देते हैं पैर में। किसी लड़की का नाम लिख देते हैं या फिर किसी लड़का का नाम लिखा जाता है उस पैर में, पैर को खोद-खोद के। तो जाने 10-10 साल के बाद भी वैसे ही लिखा, जैसे राजा लिखा हुआ है। तो राजा जो लिखा गया है पैर को खोद-खोद के, तो उसमें 10-10 साल तक भी दिखता है ना। यदि यदि वो उसी चीज़ को कॉपी में लिखा जाता तो हो सकता है कि धूप पानी की वजह से वो जो पेन का लिखा हुआ स्याही है वह उड़ जाता, है ना? तो ये जो स्तंभ वाला जो जो कहानी है वो थोड़ा ईरान से ही कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिला है। स्तंभ बनाने का जो गुण में हम लोग पारंगत हुए हैं, वो ईरान से ही सीखे हैं, ठीक है? वो अपना कला संस्कृति को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसलिए कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो अपने दरबार में कई स्तंभों का निर्माण करवाए थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बाद में आए थे और ईरानी पहले आ चुके थे, ठीक है? और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैसे आप कह लो कि एक बहुत भव्य राजप्रासाद का निर्माण पाटलिपुत्र में करवाया गया। अब आप बोलोगे सर ये राजप्रासाद क्या होता है ना? बहुत भव्य राजप्रासाद का निर्माण पाटलिपुत्र में करवाया गया और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, किंग कई स्तंभ जो आयरन पिलर होता था, उसको बनवाए और बनाए, काफ़ी काम किया। जैसे कि सारनाथ का जो स्तंभ था,
वो किंग अशोका के द्वारा बनवाया गया है ना? और जो स्तंभ में जो कलाकारी होती थी उसकी प्रेरणा जो हम लोगों को मिली है वो कंप्लीट रूप से कहाँ से उठा के लाए हैं? ईरान से ही मिला है। क्योंकि ईरान में स्तंभ जो आयरन को खोद खोद के कई मंत्र लिखना, कई चीजें लिखना, इसलिए लिखा जाता था क्योंकि वो फटता नहीं था और वो समय के साथ जो उसमें खोदा हुआ चीज है वो मिटता नहीं था, और एक एक जनरेशन नहीं जाने 50-50 जनरेशन भी उसको पढ़ लेती थी लिखा हुआ बात को। पेज में लिखोगे तो आप मान लो साहित्य है, उसको अगर ठीक से नहीं रखा गया संभाल के तो वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, पेज पीला हो जाएगा। पत्ता में लिखा गया तो पत्ता सड़ जाएगा। लेकिन जो चीजें आयरन पिलर में या फिर स्तंभ में लिख दिया जाता था वो कई जनरेशन तक उस चीज को पढ़ के अपना आप को समझ पाती थी। आज के डेट में भी जो अशोक के द्वारा लिखा गया बहुत सारा चीजें हैं, जो अशोक का सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। उसको आज की डेट में भी हम पढ़ के समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ अशोक कहना चाहता था उस आयरन पिलर के माध्यम से। ठीक है, अगर पेज में लिखता तो शायद हम लोग उस चीजों को हो सकता था कि वो चीजों मिट सकता था जो अशोक लिखा है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आया है आयरन पिलर वाला, जो स्तंभ बनाने का कंसेप्ट आया है वो ईरान का ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत? एक चीज और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मतलब अगर हम देखें बाबू तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि जो कला संस्कृति का जो प्रभाव भारत पे पड़ा है वह ईरान का बहुत बड़ा देन है। ठीक है, ईरान जो है ना कला संबंधी जो प्रभाव भारत में मिल गया है, भारत को कला में कल्चर में बहुत आगे जो भारत बढ़ा है, वो ईरान जो है वो ये छाप छोड़ के गया है। और भारत में सिर्फ कला संस्कृति को ही एडॉप्ट नहीं किया गया बल्कि भारत में ईरान जो है एक व्यापार को भी जन्म दिया है। क्योंकि ईरान जो है वो एक व्यापार करने सिखाया है हम भारतीयों को। ठीक है, दूसरा चीज ईरान जो कहा कि आप जो मटेरियल्स जो भी गुड्स बनाते हो उसको भारत के अंदर ही मत बेचो, आपको होगा तो अपना माल ईरान में भी जाकर के बेच सकते हो और वहां से भी पैसा कमा के ला सकते हो। तो ईरान का जो माल है वो भारत में भी बेचे जाने लगा और भारत का जो माल है वो ईरान में भी बेचे जाने लगा। दोनों कंट्री एक दूसरे से जाके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाए। ठीक है, डेरियस प्रथम जब भारत में कब्जा किए थे उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में गंधार वाला क्षेत्र को, तो वो ये सब रूल बनाया था कि भारत का माल ईरान में भी जाके बिकेगा और ईरान का माल भारत में भी बिकेगा। है ना? लोगों को पहले बहुत डर लगता था ये सब दूसरे देश में जाके बेचने से, लेकिन ये सब रूल ईरान ही बना दिए थे। और हमने ईरान के जो आक्रमणकारी के अबाउट में पढ़ा था, जैसे कि बहुत कुछ उन लोगों से ज्ञान लिया था, सीखा था उन लोगों से बहुत सारा चीज, कि जो भी आक्रमणकारी थे उनको युद्ध लड़ने की ट्रिक टेक्निक्स क्या थी और कैसे वो सब जीते थे, कैसे हार गए थे। है ना? और अब हम जो यूनानी है उनकी आक्रमण के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ईरानी के बारे में तो समझ में आ गया कि वो हमारे भारत में आए थे और बहुत सारा दिन राज किए और फिर उनका एकाएक पतन हो गया क्योंकि वो एक ही समय 23-23 प्रांत को एक ही समय नहीं संभाल पाए। है ना? हम उतना ही बोलेंगे, आप अपने जीवन में उतना ही टारगेट लो, पर डे उतना ही टारगेट लो जितना आप अचीव कर सकते हो। ज़्यादा टारगेट ले लोगे, उसका 10% भी नहीं कर पाओगे तो बहुत बुरा लगता है। तो डेरियस प्रथम थोड़ा-सा मतलब कॉन्फिडेंशियल थे, वो 23-23 प्रांत को सँभालने का जो ज़िम्मा लिए थे, अलग-अलग जगह जीत लेते थे, उसको छोड़ देते थे और सोचते थे भाई वहाँ से टैक्स तो आ ही रहा है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है ना, एक जगह आपको रहना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बेईमानी होगा ही जीवन में। तो ईरान इस प्रकार से धीरे-धीरे पतन की तरफ भी चला गया, है ना? चलिए अब हम थोड़ा-सा यूनानी के बारे में भी देखते हैं। जो यूनान था, वो भारत पे दूसरे आक्रमणकारी के रूप में साबित हुआ। पहला ईरानी था, दूसरा यूनानी था। ईरानी के बारे में तो समझ लिए थे, अब हम यूनानी के बारे में समझेंगे। जो यूनान था वो दूसरे आक्रमणकारी के रूप में भारत में साबित होता है, जिसमें कि प्रमुख आक्रमणकारी के रूप में सिकंदर आए थे। वो कहाँ के थे बाबू? यूनान के थे। आप सिकंदर सिकंदर कई सालों से सुनते आ रहे हो, बुक में पढ़ते आ रहे हो। आखिर ये सिकंदर कौन था? हम सिकंदर को बाबू अलेक्जेंडर भी कहेंगे। ठीक है, और अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक फिलिप नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, जो सिकंदर के पिता था। कौन था? सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप।
और 359 बीसी का समय चल रहा था और 359 बीसी में वह मकदुनिया का शासक बना। कहाँ का? मकदुनिया एक कंट्री है, वहाँ का ये शासक बना और ये मकदुनिया जो है यो यूनान के क्षेत्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? यूनान के क्षेत्र में। और कह लो कि वह शासक रहने के साथ-साथ एक मजबूत व्यवस्था को भी जन्म देने का प्रयास किया। जो मकदुनिया में है ना, वहाँ का शासक भी था और जो फिलिप थे वहाँ का शासक भी बने थे और उसको एक मजबूत व्यवस्था देने का भी बहुत ज़्यादा काम किए, बहुत प्रयास किए ये मकदुनिया में, ठीक है? वहाँ का शासन, प्रशासन बहुत मजबूत हो गया था। और एक चीज़ समझ लो कि जो अनफॉर्च्यूनेटली 329 बीसी का समय आता है, ठीक है? और 329 बीसी में जो फिलिप थे उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार से फिलिप कंप्लीट रूप से खत्म हो गया इसका हिस्ट्री। क्योंकि जो फिलिप था वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था। 359 बीसी से लेकर के 329 लगभग कह लो कि अ, 30 साल लगभग 30 इयर्स इन्होंने शासन करा। है ना? 30 साल फ़िलिप ने शासन करा यूनान वाले मतलब जो रेंज था, क्षेत्र था वहाँ पे यूनान के मकदुनिया पे ये अपना शासन एस्टेब्लिश्ड किए थे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली 329 में इनकी किन्हीं ने हत्या कर दी थी और इस प्रकार से फ़िलिप की हिस्ट्री यहीं से समाप्त हो जाती है और फ़िलिप की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जिसका नाम था सिकंदर, है ना? ये बोला कि पिता आप मर गए हैं, क्या दिक्कत है? अब हम आपके जो अचीवमेंट है उसको आगे बढ़ाएँगे, आपने बहुत कुछ अचीव कर रखा है अपने 30 साल में। तो सिकंदर कसम खाया था कि मैं इस देश, दुनिया, पूरा वर्ल्ड को जीत के अपने में मिला लूँगा, ठीक है? और सिकंदर मात्र 20 साल ही शासन कर पाता है और 20 साल नहीं उससे ज़्यादा शायद करता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखो कि सिकंदर जो है वो 20 वर्ष तक राजा जो है ना वो लगभग जितना 20 वर्ष का था सिकंदर, वह 20 वर्ष का ही था और वो राजा बन गया था। क्या हो गया था? 20 वर्ष का ही शायद ऐज का था, वो राजा बन गया था। और इस प्रकार से सिकंदर मकदुनिया का शासक तो बन गया और सिकंदर मकदुनिया के शासक बनने के बाद न केवल वह अपने अपने आप को मजबूत किया, बल्कि विश्व विजेता भी बनने का इच्छा अपने अंदर बना लिया। ठीक है? कौन? सिकंदर। हम क्या बोले आपको एक दिन और बताए थे कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो, आप उतना बड़ा बन सकते हो। है ना? वेयर देयर इज़ अ गुल वेयर देयर इज़ अ गोल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहीं राह। आप अपना जितना बड़ा चाहत बना सकते हो उसको आप पा भी सकते हो। तो सिकंदर जो था वो उसके पिता जो फ़िलिप थे उनका सोच तो एक सीमित ही था कि भाई चलो जो भी मेरा यूनान वाला क्षेत्र मकदुनिया का है उस पे ही शासन करके उसको ही बड़ा करते हैं। लेकिन जो सिकंदर आया वो क्या सोचा कि हम पूरा विश्व को जीतेंगे और ये जीतने का काफ़ी प्रयास भी किया। क्वेश्चन एक उठता है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा जो मतलब सिकंदर जो था सिकंदर के मन में क्या आया कि वो पूरा दुनिया को जीतना चाहता था, है ना? ऐसा थाउट सिकंदर के मन में क्यों आया कि वो पूरा दुनिया को जीतना चाहता था? हालाँकि सिकंदर जो है, सिकंदर के एक गुरु थे जिसका नाम था अरस्तु, ठीक है? और अरस्तु जो थे, अरस्तु से उन्होंने आशीर्वाद लिया और सिकंदर विश्व विजेता बनने का कसम खा लिया था कि बोला गुरुजी अरस्तु आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम आपको पूरा विश्व जीत के आपके चरण में रख देंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो जीवन का वह सब कुछ काम कर लेंगे जो हम चाहते हैं। और विश्व विजेता बनने के क्रम में सिकंदर सबसे पहले भारत को चुना और इस प्रकार से सिकंदर भारत में पश्चिम जो उत्तर पश्चिम वाला जो सीमा प्रांत है वह वो जो रास्ता उसको एकदम सटीक लगता था भारत में प्रवेश करने के लिए क्योंकि ना वहाँ पहाड़ था और ना वहाँ पे समुद्र था। उसको लगता था एकदम उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र एकदम मस्त है, उधर से ही प्रवेश क्यों नहीं किया जाए। तो प्रवेश करना शुरू किया और हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश जो विदेशी का आक्रमण हुआ है वो एकदम आप अपने माइंड में भी बाबू छाप लो, वो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र वाले से ही हुआ है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर ना पहाड़ था ना समुद्र था, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र एकदम एकदम खेत की तरह था। अब तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा लोहा वोहा का कुछ कुछ घेर भी दिया है जाली वाली लगा करके। पहले तो वो भी नहीं था, लोग घोड़ा को अपना दौड़ते दौड़ते भारत के सीमा क्षेत्र में घुस जाते थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में पहले का और अभी में बहुत फर्क है। अभी तो खैर बहुत ज्यादा वहां पे फोर्स खड़ा रहता है ना? और
उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में आज बहुत सेक्रेटरी फोर्स है। स्थलीय है, ना पहाड़ है, ना समुद्र है, बहुत मतलब विदेशी लोग घुस जाते हैं। और एक चीज समझो कि जो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र था, जो भी रास्ता था, वो बहुत आसान था विदेशी को आक्रमण करने के लिए। और इतिहास गवाह है कि जितना भी विदेशी आए हैं, अधिकांश उधर से ही आए हैं। ठीक है। और इसके जो पहले वाला जो रीजन है, उत्तर पश्चिम से थोड़ा पहले पहुंचेंगे तो वहां पर एक तरफ हिमालय की पहाड़ी, जबकि दूसरे तरफ समुद्र है। तो दोनों ही जगह को नांग करके आना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता था सब लोगों के लिए। मतलब जो भी आक्रमणकारी होते थे उनको बहुत ज्यादा खर्च बैठ जाता था। पहाड़ को नांगना, हाथी घोड़ा तलवार सहित चढ़ना बहुत टफ होता था। तो उनको लगता था कि नहीं भाई, क्यों ना हम उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में, जहाँ पे एकदम डायरेक्ट बिना कम खर्च में ही भारत में अगर घुस रहे हैं, तो क्यों ना इधर से ही आक्रमण किया जाए, है ना। तो हर एक विदेशी का एक ही मानसा था कि भारत में अगर घुसना है तो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र सबसे बेस्ट है। ठीक है। और लेकिन कुछ आक्रमणकारी ऐसे भी भारत में देखने को मिले जो कि जैसे अंग्रेज थे। तो अंग्रेज वगैरह सब समुद्र को नांग के आए थे, है ना। कुछ आक्रमणकारी पहाड़ को भी नांग के आए थे, लेकिन जो अधिकांश आक्रमणकारी था वो उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र को ही नांग के आया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये सबसे सेफ है। और 326 बीसी में सिकंदर के लगभग समझ लो कि सिकंदर जो था ना, 326 बीसी में सिकंदर जो था वो भारत में अपना पांव को रख देता है, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। और जैसे ही अपना पांव को भारत में रखता है सिकंदर, भारत में आने के बाद जैसे ही सिकंदर भारत में आ गया था, सबसे पहले उसने भारत के पश्चिमी सीमा क्षेत्र वाला जो प्रांत था, पश्चिम साइड चले जाओ तो पश्चिमी सीमा क्षेत्र वाला जो प्रांत था वहां पर हिंदू कुश पर्वत हुआ करता था। क्या होता था बाबू? हिंदू कुश पर्वत, जो कि हिमालय का एक बहुत बड़ा भाग है। हिंदू कुश पर्वत बहुत ऊंचा पहाड़ है ना। और सिकंदर अपने सेना के साथ इसी जो हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। मतलब उसको लगा कि भाई जो पर्वत है उसको हम पार कर जाते हैं, हिंदू कुश पर्वत को नांग के आया था। और जैसे ही उस क्षेत्र को मतलब नांग के आया था कौन? सिकंदर। तो एक चीज समझ लो कि क्योंकि बहुत टफ होता है पहाड़ को नांगना, उनको बहुत ज्यादा मतलब सेना उनका थक चुका था, बहुत ज्यादा वो मेहनत कर रहा था हिंदू कुश पर्वत को नांगने में। ठीक है। जिसका नाम, वो जो हिंदू कुश पर्वत को जैसे ही नांग लिया तो फिर पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो एट प्रेजेंट में है, वो तक्षशिला वाला क्षेत्र उसको दिखता है। और तक्षशिला जैसे ही फांदता है पर्वत को, तक्षशिला पे आक्रमण बोल देता है कौन? ये सिकंदर। और तक्षशिला का जो राजा रहता है आम्भी, वो राजा आम्भी जो था वो सिकंदर को मतलब, जो सिकंदर था ना उसका सेना से काफी डर गया आम्भी। और आम्भी को पहले पता चल चुका था कि सिकंदर से जीतना क्या है बाबू, बहुत मुश्किल है। जो सिकंदर से अगर लड़ गए तो हमको लगता है हम हार जाएंगे। तो सिकंदर के सामने कुछ भी ये ज्यादा रिएक्शन किया ही नहीं। राजा आम्भी जो था वो सिकंदर के सामने खुद को एकदम आत्मसमर्पण कर दिया, बोला गुरुदेव हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, तो जैसा आप बोलोगे हम वैसा करेंगे, जैसे आप कहोगे हम वैसे ही चलेंगे, बोलो क्या करना है। तो वो जो है, जो आम्भी थे वो मतलब सिकंदर के सामने अपना घुटना बिना लड़े ही टेक दिए थे। और जो सिकंदर था, सिकंदर को आगे बढ़ने में काफी हेल्प भी करने लगा। सैनिक से हेल्प किया, वीपेन से हेल्प किया, और अपना तन मन धन सब कुछ से हेल्प करने लगा आप भी। ठीक है। और इस प्रकार से सिकंदर तक्षशिला वाला क्षेत्र से भी आगे बढ़ने लगा, है ना। और आगे बढ़ते बढ़ते उनको छोटा मोटा कई अभियान स्टार्ट हो गया। और वो अभियान में ये आम भी काफी सपोर्ट करता था। ठीक है। और बहुत सपोर्ट करने लगा आम भी। और जो भी भारतीय राजा था उसको ही हराने में याम भी बहुत ज्यादा सिकंदर को सपोर्ट करने लगा, है ना। और हम आपके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, ये एकदम कंप्लीट रूप से कह दिया था आम भी, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव, हम आपके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। और जो हमसे होगा आगे हम आपको वो हेल्प करेंगे, तन मन धन हर चीज से सपोर्ट करेंगे आपको। और सिकंदर जो है तक्षशिला वाला क्षेत्र को छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो पंजाब वाला रीजन में पहुंच जाता है, क्योंकि तक्षशिला पाकिस्तान में है, फिर आ जाता है पंजाब। आप भारत का मैप खोलो आपको समझ में आएगा।
तो पंजाब शासक जो था उस वक्त पुरु था। कौन था? पुरु। ये बोला, अरे भाई साहब, ये कौन नया नया व्यक्ति आया है सिकंदर नाम का, पुरु को ही हम पोरस कहेंगे, ठीक है। और पोरस जो है, पोरस शासन कहाँ कर रहा था? पंजाब वाले रीजन में कर रहा था। अच्छा, पंज शासन जो है वो पंजाब में हो रहा था, और चिनाब नदी भी शायद वहीं पड़ता था, ठीक है। चिनाब नदी से लेकर के जो झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वह मूल रूप से पोरस का ही था। क्योंकि आप पंजाब जाओगे तो वहाँ चिनाब नदी भी पड़ता है, और थोड़ा सा एकदम भीतर जाओगे तो वहाँ पर झेलम नदी भी पड़ता है। तो चिनाब नदी से लेकर के झेलम नदी के बीच का जो तट पड़ता है, उसी को लगभग समझ लो कि पंजाब कहते हैं। हालांकि पंजाब 5 नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो पंजाब वाला क्षेत्र ये पहुंच गया, और जो पोरस थे वहां पे कंप्लीट रूप से शासन कर रहे थे, और राजा पोरस से सिकंदर का टकराव हो गया। वह जो आम्भी था ना, आम्भी के तरह, मतलब वो अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया। वो बोला, हम लड़ेंगे, चाहे सिकंदर हो चाहे कोई हो, हमको लगता है कि हम जीत जाएंगे, ठीक है। वो बोला कि नहीं, समर्पण तमर्पण नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे युद्ध। किससे? सिकंदर से लड़ना ही पसंद किया। और रिजल्ट यह होता है कि जो सिकंदर का जो सामना किससे हो जाता है? पोरस से। पोरस कहाँ का शासक? पंजाब वाला क्षेत्र का रहता है ना। पोरस कहाँ का शासक रहता है? पंजाब रीजन का शासक रहता है। और ये चीज अच्छे समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कौन कौन सा नदी? हाँ, चिनाब नदी से लेकर के झेलम नदी का जो बीच वाला क्षेत्र है, उसमें ही कंप्लीट रूप से पोरस अपना शासन कर रहा था। फिर से बता देते हैं, चिनाब नदी से लेकर के झेलम नदी के बीच वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना, उसी में पोरस अपना शासन करता था। और पोरस एकदम कंप्लीट रूप से किससे भिड़ गया? सिकंदर से। बोला, हम लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम सिकंदर से भिड़ेंगे, ठीक है। और लड़ना ही पसंद किया। रिजल्ट क्या होता है कि सिकंदर का सामना किससे हो गया? पोरस से हो गया। और बहुत ही भीषण लड़ाई हुआ दोनों के बीच में। पोरस और सिकंदर एकदम टस, एकदम मस्त लड़ाई हुआ दोनों के बीच में। और रिजल्ट यह होता है कि पोरस जो होता है, वो जो कह लो कि पोरस जो है ना, बुरी तरीका से क्या होता है? हार जाता है। क्योंकि सिकंदर अपने आप में एक बहुत मजबूत शासक था, पूरा विदेश को जीतने का सपना वैसे थोड़े देख लिया। ये पोरस तोरस तो एंट था इसके सामने। और सिकंदर जो है पोरस को पराजित कर दिया। और करने के बाद एक महान, ईमानदार और वीर शासक की नज़र से उसको देखना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये सिकंदर इसलिए इसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था पोरस से, क्योंकि ये जो था ना बाबू, युद्ध बोला था हम लड़ेंगे आपसे, ये डरा नहीं। किसके तरह? बताओ, तक्षशिला के क्षेत्र के राजा कौन था? भूल गए? मतलब मतलब आपको याद नहीं रहता है? आम्भी कौन था? राजा आम्भी। खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था आम्भी। बोला, गुरुदेव हम आपसे जीत नहीं पाएंगे। आगे बढ़ता है पंजाब वाले रीजन में, तो उसको पोरस मिल जाता है। अब पोरस जो होता है वो क्या होता है भाई साहब? टकरा लिया। तो आम्भी जो आत्मसमर्पण किया, तो सिकंदर बोला, चलो डरफुकवा है, इससे क्या ही दिक्कत है। लेकिन आम्भी जो है लड़ने का जो बात किया, तो इसलिए आम्भी से ये बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया था। कौन? सिकंदर। बोला, इस लड़का में दम है, ठीक है। ये पोरस जो है लड़ने का मन बना लिया था, इसलिए बोला कि भाई इसमें दम है। और पोरस को पराजित करने के बाद एक महान, ईमानदार और वीर नजर से उसको देखने लगा। और पोरस के बहुत ही ज्यादा वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर जो है वो पोरस से क्षेत्र जीत तो लिया, बहुत ज्यादा क्षेत्र जीत लिया था, लेकिन वह जीता हुआ क्षेत्र को फिर वापस कर दिया। बोला, पोरस तुम ये सभी चीज को रख लो, जो भी चीज हम तुमसे जीते हैं, बस तुम हमको सहयोग करो, प्राप्त मतलब तुम हमको हेल्प करो आगे जीतने में, ठीक है। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, और हमें वो लोग बहुत पसंद होते हैं जो युद्ध लड़ने के लिए आगे आते हैं। आप कंपटीशन का तैयारी करते हो, तो आप में कम से कम लड़ने की हिम्मत तो है। युद्ध, ये भी तो युद्ध है। इसमें लाखों कैंडिडेट हैं, कुछ 200-500 सीट है, तो सब आपस में लड़ रहे हैं, फिर जाकर के आपको सफलता हाथ लगेगी, है ना। तो महान वही है जो लड़ा है, क्षेत्र में आकर के लड़ने का दम तो रखता है। तो पोरस से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए थे कौन? सिकंदर। क्योंकि वो आम्भी की तरह आत्मसमर्पण नहीं किया था, और पोरस एक हिम्मतगर था। तो
पोरस के जो वीरता देखे, हिम्मत देखे, इससे वो मोटिवेट हो गए थे। कौन? सिकंदर। और सिकंदर ने उसका जो भी जमीन जगह था सब कुछ लौटा दिया और बोला तुम कुछ नहीं करो, हमको आगे बढ़ने में सहयोग करो। तो पोरस बोला ठीक है सरकार, जैसा आप बोलिए बस वैसा ही होगा, हम अपने मन धन सैनिक हर तरह से आपको सहायता देंगे, आप आगे बढ़िए। और सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के तट पे हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा नदी बाबू? झेलम नदी के तट पर हुई थी। और इसी कारण से इसे झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और झेलम नदी जो है वो यूनान में एक हाइड स्पीच कह लो कि उसको कह के पुकारते हैं, है ना, हाइड स्पीच। क्योंकि जो झेलम नदी है उसको हाइड स्पीच के नाम से भी पुकारा गया है, क्योंकि अपना यूनान का अपना भाषा कुछ होगा, हाइड स्पीच। ठीक है। इस नाम से भी पुकारा गया है, इसलिए झेलम के युद्ध को हम हाइड स्पीच का भी युद्ध कह सकते हैं। ठीक है। जैसे ही पंजाब वाला जो पोरस था, है ना, पोरस का जो भी क्षेत्र था उसको छोड़ करके कौन आगे बढ़ गया? सिकंदर आगे बढ़ता चला गया। और आगे व्यास नदी का एक क्षेत्र आता है। कौन सा नदी आता है? व्यास नदी आ जाता है। और उस व्यास नदी को पार करने से सिकंदर के सेना जो थे, वो सिकंदर के सेना क्या बोले पता है? कि भाई व्यास नदी को पार नहीं देंगे करने, क्योंकि ये जो व्यास नदी है ना ये सही नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा जादू टोना चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। मतलब हिचक गया, कुछ अफवाह उड़ गया था कि सिकंदर की सेना मना कर देती है उस व्यास नदी को पार करने में। एक तो बहुत कारण रही होगी मना करने का। सिकंदर जो था बाबू, सिकंदर का जो सेना था वो यूनान से युद्ध लड़ते 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 भारत पहुंचे। काफी दिन हो गया था घर का छोरा हुआ, है ना। वो युद्ध लड़ रहे थे और रास्ते में खाना वाना बना के खाते थे, तो घर परिवार पत्नी बाल बच्चा से बहुत दूर उनका जो सैनिक था वो रह चुका था, क्योंकि वो तो विश्व विजेता होने के चक्कर में उनको घुमा रहे थे अपने सैनिक को, ठीक ना। और भारत पहुंचने के बाद सिकंदर की सेना ये मतलब एक रियलाइज किया कि भाई ऐसा है कि अब हम युद्ध लड़ने लड़ते लड़ते थक चुके हैं। क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं। और हमें घर परिवार को भी थोड़ा सा देखना है। सेना सोचा, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप बहुत दिन तक सेना से लड़वाते रहिएगा, काम करवाते रहिएगा, तो सेना भी गरमा जाएगा ना। काहे कि वो भी तो इंसान है, वो भी तो मानव है, और उसको भी तो मन करता अपने घर परिवार के साथ रहने का। तो ये छुट्टी सिकंदर देता ही नहीं था। एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध के बाद तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध के बाद चौथा युद्ध, युद्ध पे युद्ध लड़वाते रहता था। तो सिकंदर से ही सब एकदम थक गए थे, परेशान हो गए थे। बोला पैसे सब कुछ नहीं है ना, घर परिवार को भी देखना है, घर भी जाना है, इसलिए अब हमें आगे ना जा करके हम आपको अपने घर की तरफ ले चलिए, हमें अपने परिवार से मिलना है बस। और इसलिए भी माना गया है कि जो व्यास नदी है, व्यास नदी को पार करने के लिए उनके सेना थक चुकी थी। अब बोलिए अभी हम पार नहीं करेंगे, बाद में पार करेंगे। ठीक है। दूसरा हुआ भारत के वातावरण, जो जलवायु है भारत के, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाने में क्या हो गई बाबू? असमर्थ हो गई। क्योंकि जो यूनानी है वहां का इन्वायरमेंट, यूनान का इन्वायरमेंट, भारत का इन्वायरमेंट, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो इन्वायरमेंटल कारण से भी थे, सेना लोग जो था वो मतलब अपने आप को ढाल नहीं पा रही थी, थक चुकी थी। और ये भारत का जो इन्वायरमेंट था उसमें अपने आप को ढालने में असमर्थ हो रही थी। तो इस कारण से भी बोले कि चलिए अब हम भाई अपना मुल्क जाना चाहते हैं यूनान, और घर परिवार से मिलना चाहते हैं। तो इस कारण से भी सिकंदर की जो सेना है वह व्यास नदी पार करने से क्या हो गई? मना कर दी। अलग अलग इतिहासकार आए हैं, अपना अपना मत देखे गए हैं। ठीक है। किसी ने कहा कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण ये मना कर दी, कि बोलिए अब हमको यूनान जाना है। कुछ लोगों ने कहे कि वो जो था वो अपने परिवार से मिला हुआ बहुत दिन हो गया था, इस वजह से वो मिलना चाहते थे अपने पत्नी से, अपने बाल बच्चे से। ठीक है। तो सैनिक भी थक चुके थे लड़ते लड़ते, क्योंकि सिकंदर छुट्टी देने वाला में से था नहीं। सेना में रखने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात युद्ध लड़वाते रहिएगा। आपका सपना है ना जीतने का, सेना का सपना थोड़े, उसको तो पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, इसलिए आपके अंदर काम कर रहा है ना। सिकंदर की सेना को ऐसा लगता था कि भारत में जो है वो एंट्री लेने के साथ पोरस के साथ लड़ाई में हम लोगों ने लगभग मतलब कह लो कि पूरा दम लगाया। क्या लगाया? पूरा दम। और एक छोटा सा शासक पोरस को हराने में दम ससर गया सब सेना का, बहुत सारा सेना मारे भी गए, है ना।
ये बात पूरा का पूरा सोच रहा था कौन? पोरस के सेना लोग सोच रहे थे, सिकंदर के सेना लोग सोच रहे थे कि एक छोटा-सा शासक पोरस को हराने में इतना दमखम बल लगाए, तब जाकर के हम लोग जीते हैं। और यदि आगे बढ़ते हैं तो एक विशाल साम्राज्य तो अभी भी बचा हुआ है जो मगध है। और मगध में महान प्रतापी राजा जिसका नाम पूरा देश विदेश में फेमस है, जिसका नाम है घनानंद। और घनानंद नंद वंश को हराने के चक्कर में कहीं हम मर जाएंगे और हमारा बाल बच्चा पत्नी अनाथ हो जाएगा, तो वैसा लड़ाई कर के क्या फायदा। इससे अच्छा जो है भाई, हम सीधे राजा को कह देते हैं कि हम नदी को भैया टप नहीं पाएंगे, माफ करिएगा, है ना। और बोला हम भाई साहब नदी को नहीं टप पाएंगे, अब हमसे नहीं होगा। व्यास नदी जो था उसे पार करने से सिकंदर की सेना बिल्कुल मना कर दी, बोली अब जो हो गया गुरु साहब, अब हम बाद में आएंगे, अभी तो रहने ही दीजिए, अभी हम व्यास नदी को नहीं टप पाएंगे। क्योंकि सिकंदर के मन में मोटिवेशन का आग उबल रहा था, उसको लगता था कि मैं घनानंद को भी चूड़ के सुता दूंगा। लेकिन जमीनी रूप पे तो सेना लोग का न जान जाता था, समझो। जमीन रूप पर युद्ध करने राजा थोड़े उतरता था सिकंदर, सिकंदर की सेना उतरती थी। तो सिकंदर की सेना को एहसास हो चुका था कि भाई जितना हल्का ये लोग समझ रहा है ना, उतना हल्का है नहीं। एक तो हम कैसे कैसे करके हम जीते हैं युद्ध, तो हम समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये बात कहना था किसका? सेना लोगों का। जो सिकंदर के सेना लोग थे ये बात कहते थे कि कैसे कैसे करके युद्ध जीते हैं वो तो हम समझ रहे हैं ना भाई साहब, इतना आसान थोड़ी था युद्ध को जीत लेना, है ना। और जो राजा घनानंद थे वो तो और महान तेजस्वी वीर महान प्रतापी शासक हैं, और उनका नाम देश विदेश में चर्चाएं उनके बारे में की जाती है। मगध साम्राज्य हर महाजनपद में सबसे टॉप पे आता है, धन बल संपत्ति राजनीति ज्योग्राफिकली हर चीज से वो मजबूत है घनानंद। तो उसको हराना मेरे बस का बात है ही नहीं। तो भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है व्यास नदी को टपने से असमर्थ हैं, हम टप नहीं पाएंगे। शायद हम उनसे लड़ लें जाकर के। सेना लोग बोला कि घनानंद से हम जाकर के लड़ लें, हो सकता है कि हम वहीं मारे जाए, है ना, और साथ ही साथ सिकंदर भी मारा जाए। तो बचकर वापस आना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। इससे अच्छा क्या है कि साफ सुथरा अभी जो भी है यूनान चुपचाप लौट जाओ, नहीं तो ये सिकंदर के चक्कर में हम लोग कहीं मर ना जाए, है ना। भैया बोलो हम नहीं जा पाएंगे, हमको वापस करो। भाई साहब हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि हम जीत जाएंगे। किससे? घनानंद से। घनानंद एक महान तेजस्वी प्रतापी शासक था और उसे जितना ही लोग को डर लग गया। और जीत ही जाएंगे इसकी कोई ठोस गारंटी भी नहीं है। और ये सब बातें सिकंदर की सेना जो है सोच सोच के काफी डर गई थी कि भाई कहीं हम मारे जाएंगे, सिकंदर घनानंद के पास जाकर के मेरा घर परिवार सब उजड़ जाएगा, कहीं हम मारे जाएंगे, काफी डर गई थी। और सिकंदर के जो लाख कहने के बावजूद सिकंदर बोलता रहा चलो ना भाई, मेरा मोटिवेशन दिमाग में आग उबल रहा है, मेरे लिए एकदम बहुत बड़ा गोल हो गया है भारत को जीतना। लेकिन उसकी सेना के मन में एकदम मोटिवेशन डाउन हो चुका था, वो अपने परिवार को देखने लगे थे। बोले सर लाखों रुपया दीजिएगा ना तैयो ना हम लड़ेंगे। किससे? घरानंद से। क्योंकि हमारे लिए लाख रुपया छोटा है और जान बहुत बड़ा चीज है। तो जान मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। तो आप लाखों रुपया दीजिए या करोड़ों रुपया दीजिए, हम लड़ाई नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे लिए मेरा जान प्यारा है। और इस प्रकार से 325 बीसी में, मतलब समझ लो ना बाबू को, वो डायरेक्ट मना ही कर दिया। सेना सेना जो है वो व्यास नदी पार करने से डायरेक्ट मना कर दिया। बोला चाहे कुछ भी हो जाए हम पार नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम पार नहीं करेंगे। और 325 बीसी में वह यूनान लौट गया सेना। और सिकंदर की सेना जो है लगभग 327 बीसी में यूनान से भारत के और चली थी। और 325-26 में लड़ाई की थी और 25 तक में वो वापस लौट गई थी। क्योंकि बीसी था ना, 327 में भारत आया था, 326 में ये लड़ाई में बिजी रहा, और 325 में ये क्या हो गया, यूनान वापस हो गया। ठीक है। क्योंकि 327 में वो यूनान से भारत की ओर चला था और 326 में वो भारत पहुंचा था। और कुछ युद्ध लड़ने के बाद वो 325 में वो वापस हो गया। तुम सोचो कि पत्नी से 3-3 साल दूर रहना कितना टफ बात हो जाता था, है ना। घर परिवार बच्चे से माँ बाप से दूर रहना, 3-3 साल तक लड़ाई में बिजी रहना, सेना के लिए कितना एकदम मन कचोटता होगा कि हम अपना जीवन लगता है कि
इसको जिताने के लिए, मतलब जो सिकंदर है, उसको जिताने के लिए हम जन्म ले लिए, है ना? और 325 बीसी में वो पुनः यूनान वापस हो जाता है और व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना पार करने से हार मान लेती है। बोली चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, हम पार नहीं कर पाएंगे। और सिकंदर के सेना भारत में जो है ना, सिकंदर का जो भी सेना था वो भारत में लगभग 19 महीना तक, कितना, 19 महीना तक रहे और पुनः वापस लौट गए। क्योंकि 19 महीना बहुत बड़ा समय होता है, 12 6 18 1.5 साल, और 1.5 साल में 1 महीना, मतलब लगभग समझ लो कि 19 महीना। जैसे जैसे ही सिकंदर वापस लौटा, उन्होंने ये जो सेना का खाली टुकुर टुकुर मुंह ताकता था, बोला ये पगलहवा सेना के कारण जो है ना, मेरा सपना जो मेरे दिमाग में आग लगा हुआ था पूरे भारत को जीतने का, वो आग ठंडा गया है। ये अगला पगला सेना को अपने अंदर रख लिए हैं, ये सब सारा घर ही परिवार के बारे में सोचते रहता है, इसको मेरा सपना का घंटा ख्याल नहीं है। मतलब यही सब सिकंदर सोच रहा था अपने सेना का मुंह देख करके, है ना? कि इसको लगता है कि भाई साहब, इसके लिए इसका परिवार ही सब कुछ है। और सिकंदर की सेना दो भागों में बट गया, पहला जल सेना और दूसरा स्थल सेना। खैर ये सब थोड़ा सा एकदम भीतर में घुस के पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। एक काम करते हैं, 1 घंटा का लेक्चर हो गया है, तो हम एक काम करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे जिसमें कि थल सेना, स्थल सेना, ये सब के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं करेंगे। और थोड़ा देर में ये चैप्टर भी क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एकदम मौर्य वंश को पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो सिकंदर है और मौर्य वंश को रिलेट करके जब पढ़ाएंगे तो आपके मन में एक ठोस कॉन्सेप्ट घुस जाएगी। ठीक है? ज़्यादा लेक्चर का बड़ा 1 घंटा का हो गया, घंटा बहुत सफिशियंट है ना? चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप कम से कम 2 बार सुन लीजिए तो आपको ठीक ठाक समझ में आ जाएगा यूनान का इतिहास, ईरान का इतिहास और क्या कुछ कहानी रही होगी उस वक्त भारत में। ठीक है? वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगता है, हमको खुद आपके लिए एक ठीक ठाक पकड़ बनाना पड़ता है टॉपिक पे, तभी जाकर के हम आपके सामने लेक्चर दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।